Hello friends, welcome to your own channel Pole Science Guru Rakesh Thakur. Friends, today we are going to start a new topic from the 11th class and that is fundamental rights. Friends, I have told you in the previous video that fundamental rights are taken from USA. हमने फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अलग अलग देशों में फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने अपने देश में इसे फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रेज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स विदाउट विच अ पर्सन कैन नॉट डेवलप हिमसेल्फ, ही कैन नॉट गिव हिज कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। दैट मीन्स कि मौलिक अधिकार जो है वो एक ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के मौलिक अधिकार यानी बेसिक राइट्स होते हैं, बुनियादी अधिकार होते हैं, जिसके बगैर कोई भी आदमी जो है ना अपना डेवलपमेंट कर सकता है, ना ही सोसाइटी के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और ये राइट्स सभी लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ऐसे ही राइट्सों को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, क्योंकि ये लोगों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लोगों के विकास से रिलेटेड है और लोगों को एक अच्छा जीवन देने से रिलेटेड है। इसीलिए इन राइट्स को बेसिक राइट्स भी कहा जाता है, यानी बुनियादी अधिकार भी हम कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। आज हम उनमें से 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। लेकिन अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उसके बारे में पता लग सके, यानी हमें कौन कौन से अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। आज हम इनमें से 2 अधिकारों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फ्रेंड्स, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे हम कहते हैं। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और सबसे लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। जब भीमराव अंबेडकर जी से यह पूछा गया था कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हटा दिया जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस बात से पता लगता है फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो फ्रीडम है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फुल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज हम 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे और उनमें से पहला है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वेलिटी का डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 to 18 यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में हमारे समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स, और बड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन कौन सी समानताएं हमें दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट जो आर्टिकल 14 के अंदर कहा गया है वो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि ऑल द पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ while giving justice there would be no discrimination on the grounds of caste, creed, religion, birthplace, language, sex। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय करते समय, जस्टिस करते समय उसके साथ जाति, धर्म,
वर्ण, लिंग, भाषा के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। कानून के सामने सभी लोग एक बराबर हैं। जो कल्प्रिट होगा, जो दोषी होगा, उसे पनिश किया जाएगा और जो इनोसेंट होगा उसको सेव किया जाएगा और किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये आर्टिकल 14 जो है अनाउंस करता है फ्रेंड्स। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें सोशल इक्वेलिटी। सोशल इक्वेलिटी का मीन्स ये है कि ऑल द पीपल आर इक्वल इन सोसाइटी। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम गोइंग टू द बाथिंग घाट्स, यूजिंग द पब्लिक पार्क्स, going to the cinema halls or any public place. There would be no discrimination on the grounds of caste, creed, religion, birthplace, language. यानी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बगैर हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो कुएं से पानी भर सकता है, तालाब पर जा सकता है, नदी में नहा सकता है, पार्कों का यूज कर सकता है, पब्लिक प्लेस का यूज कर सकता है। जबकि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ कास्ट के साथ पार्शियलिटी होती थी फ्रेंड्स। इसीलिए सभी को एक बराबर का दर्जा देने के लिए, सभी लोगों को एक बराबर लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस पॉइंट को जोड़ा गया है आर्टिकल 15 के अंदर, यानी अनुच्छेद 15 में। 16 में कहा गया है फ्रेंड्स, 16 में इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर। आर्टिकल 16 ये कहता है कि अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो उस नौकरी को पाने के लिए सभी लोग जो हैं इक्वल हैं। द पर्सन हु विल बी सुटेबल, हु विल बी एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, ही विल गेट दैट पोस्ट बाय द गवर्नमेंट. He will have to give the exam, he will have to pass the interview, and if he is selected, he would not be discriminate on any grounds. यानी अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो हर वो पर्सन जो उसके लिए एज क्राइटेरिया को पूरा करता हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करता हो, वो पर्सन जो है उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है. और जो सुटेबल कैंडिडेट होगा, जो सबसे अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो उस पोस्ट के लिए सबसे अच्छा होगा, उस पर्सन को वो नौकरी मिलेगी बिना किसी भेदभाव के. यानी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होगा नौकरियां देने में. लेकिन फ्रेंड्स यहां पर एक बात और भी है, जहां फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पर, जहां फंडामेंटल राइट्स है वहां ड्यूटीज भी है. हमारे कंट्री के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन रिजर्वेशन देने का मेन पर्पस डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है. जो वर्ग हमारा डिप्राइव्ड रह गया कुछ फैसिलिटीज से, उन लोगों को रिजर्वेशन देकर बाकी लोगों के साथ चलने के लायक बनाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था. तो ये आर्टिकल 16 जॉब अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी को दर्शाता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की मनाही. हमारे देश में 18th 19th सेंचुरी के अंदर और उससे पहले से भी SC ST के साथ बड़ा भेदभाव हुआ. आप सभी जानते हैं कि इंसानियत का एक तरीके से हम कह सकते हैं खून होना. कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उन्हें मंदिरों में जाने की छूट नहीं थी, एजुकेशन पाने की छूट नहीं थी, पीने के पानी को नहीं छू सकते थे वो. तो इंसान होकर इंसानों के साथ इस तरह का व्यवहार जो था बड़ा ही गलत था. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, उसको खत्म किया गया है. यानी अस्पृश्यता को बिल्कुल पूरी तरह से बैन किया गया है. किसी के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. किसी को भी मंदिर में जाने से, स्कूल में शिक्षा पाने से, पब्लिक पार्क का यूज करने से, सिनेमा घर का यूज करने से रोका नहीं जा सकता. फ्रेंड्स, सभी लोग एक बराबर हैं, सभी के साथ इक्वल व्यवहार होगा. इसके बाद फ्रेंड्स छठा पॉइंट है इसी के अंदर, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स.
आर्टिकल 18 ये कहता है कि हर तरह के टाइटल्स की मनाही है हमारी कंट्री के अंदर। आप जानते हैं जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था तो उस समय जो लोग ब्रिटिशर्स के यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफ़ी खास होते थे या जो उनकी चापलूसी किया करते थे, किसी को राय बहादुर, किसी को खान साहब का टाइटल दिया जाता था और उन लोगों को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में यह डिसाइड किया गया कि किसी तरह का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, सभी लोग एक बराबर हैं। टाइटल देने से पार्शियलिटी होती है सोसाइटी के अंदर। सिर्फ दो फील्ड ऐसे हैं, एक एजुकेशनल फील्ड और एक डिफेंस, इन दो में टाइटल दिए जाएंगे। इसके अलावा और किसी भी फील्ड के अंदर किसी तरह का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट जो हैं आर्टिकल 14 to 18 ये हमारे राइट टू इक्वेलिटी को दर्शाते हैं फ्रेंड्स। मैं समझता हूं सभी को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि राइट टू इक्वेलिटी क्या है हमारा, और राइट टू इक्वेलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से अधिकार, समानता का अधिकार प्रोवाइड करता है, इन सब के बारे में इसके अंदर हमने पढ़ा। जिसको अगर कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो, कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को समझ ना आया हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। मैं उन पॉइंटों को अगली वीडियो में फिर से रिपीट करूंगा, पहले उनके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा अगले राइट की तरफ। खैर, और एक बार और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, बेल आइकन को दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुंचती रहे और आप लोगों को भी मैं और नई नई वीडियोस जो है पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से आगे स्टार्ट करते हैं, अपने दूसरे राइट की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 to 22 के बीच में मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। आर्टिकल 19 to 22 जो है वो हमारे सभी फ्रीडम ऑफ राइट्स, राइट टू फ्रीडम के अधिकार को दिखाता है। आर्टिकल 19 के 6 पार्ट्स हैं। आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), आर्टिकल 19(4), आर्टिकल 19(5) एंड आर्टिकल 19(6). उसके बाद आर्टिकल 20, 21 एंड 22। तो ये 3 जो पार्ट हैं, 4 जो हैं, 19, 20, 21 एंड 22, ये राइट टू फ्रीडम को दिखाते हैं। आर्टिकल 19(1) में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो आर्टिकल 19(1) में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का मतलब यह है कि आर्टिकल 19(1) जो है इंडिया के सिटीजन को, भारत के सभी नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर फ्री टू प्रेजेंट देयर व्यू इन फ्रंट ऑफ द पीपल। दे कैन गो टू द मीडिया, वो मीडिया में जाकर बोल सकते हैं, लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं और यहां पर बताऊं आप लोगों को कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी जुड़े हुए हैं। हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो मिला है, लेकिन साथ ही साथ यह भी बात ध्यान रखने की है कि हम अपनी बातों से किसी भी पर्सन को हर्ट नहीं कर सकते, किसी की डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस बात का ध्यान रखते हुए हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। 19(2) में कहा गया है फ्रेंड्स राइट टू असेंबल। राइट टू असेंबल का मतलब यह है कि ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर फ्री टू कलेक्ट द पीपल, मेक द स्टेज, असेंबल द पीपल एंड डिलीवर देयर स्पीच थ्रू दैट स्टेज और असेंबली। यानी लोग जो है वो स्टेज लगा सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं किसी भी डिस्कशन के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शंस के दौरान होता है, बड़े बड़े स्टेज लगाए जाते हैं, कई सारे लीडर्स आते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं लोगों के बीच, वोट मांगते हैं। लेकिन यहां पर भी एक रोक है फ्रेंड्स,
असेंबल होने से एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी दूसरे पर्सन को हार्म ना पहुंचे, और असेंबल होने से पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप कहीं असेंबली कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पुलिस को एक रिटन एप्लीकेशन देनी होगी कि हम जो है, और दूसरी बात, विदाउट एनी वेपन, बिना किसी हथियार के होंगे असेंबल, किसी तरह के हथियारों का यूज नहीं होगा इसमें, और किसी तरह का नुकसान भी ना हो, ट्रैफिक को भी हार्म ना पहुंचे, लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसी जगह के लिए अलॉट किए जाते हैं असेंबली। तो ये दूसरा फ्रीडम है हमारा 19.2 में, आर्टिकल 19(2) के अंदर। थर्ड आता राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी संगठन बनाने का अधिकार। हमारे देश में सभी लोगों को यह अधिकार है कि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने उस एसोसिएशन का प्रचार कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म में, जैसे आपने देखा दिल्ली के अंदर एक जन आंदोलन शुरू हुआ था पहले, जन आंदोलन के बाद लोगों को लगा कि अगर पॉलिटिकल चेंज लाना है तो पॉलिटिकल फील्ड में आना होगा, तो उसी में से कुछ लीडर आकर बाहर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, और आप जानते हैं कि उस पार्टी की आज गवर्नमेंट भी है दिल्ली के अंदर। तो हर आदमी इसके लिए फ्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अपनी मर्जी से कोई एसोसिएशन बना सकता है, किसी एसोसिएशन का पार्ट हो सकता है, किसी एसोसिएशन से जुड़ सकता है, अपने एसोसिएशन का प्रचार कर सकता है, लोगों को उससे जोड़ सकता है। ये राइट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, और ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, जिसे हम 19.3 के अंदर पढ़ते हैं, आर्टिकल 19(3). आर्टिकल 19(4) जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब यह है कि वी आर फ्री टू गो एनीवेयर इन द कंट्री, वी कैन विजिट ऑल द एरियाज ऑफ आवर कंट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। हम अपने देश के किसी भी कोने में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के आ जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस पर भी एक पाबंदी है फ्रेंड्स। कैसी पाबंदी है? करंट का एग्जाम्पल है। वैसे तो हमें छूट है कि हम दिल्ली से हरियाणा जाएं, पंजाब जाएं, जम्मू कश्मीर जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी स्टेट में घूमने फिरने हम जा सकते हैं, हमें पूरी छूट है। लेकिन जैसा कि आपने देखा भी इस पैंडेमिक के टाइम में, कोरोना के टाइम में, कई स्टेटों ने इसके ऊपर रोक लगाई। बाहर से आने वालों के लिए पहले कोरोना टेस्ट जो होना कंपलसरी था कि वो टेस्ट करा कर आए, या नहीं करा कर आए तो यहां पर आकर कराना होगा, या कई स्टेटों ने अपने यहां बाहर के लोगों को आना ही बैन कर दिया था कि कोई नहीं आ सकता। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन में इन फंडामेंटल राइट्स पर रोक भी लगाई जा सकती है फ्रेंड्स। तो ये 19.4 था। 19.5 में फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। हमारे देश का नागरिक जो है देश के किसी भी कोने में जाकर बस सकता है, कहीं भी जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, घर बना सकता है, रह सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। कुछ स्टेटों में वैसे ऐसा रहा है कि वहां से बाहर के आकर लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन मोस्टली जो है किसी भी पार्ट में जाकर कोई भी बस सकता है, कोई भी वहीं पर जाकर रह सकता है, माइग्रेट हो सकता है किसी भी हिस्से से दूसरे हिस्से में जाकर। तो ये आर्टिकल 19.5 में है। 19.6 जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल 19(6) जो है वो बताता है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है किसी भी प्रोफेशन को अपना सकता है, जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकता है, और कोई भी काम कर सकता है। लेकिन इस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है फ्रेंड्स। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप कोई भी काम वो करेंगे जो गैर कानूनी ना हो, जो लॉफुल हो वही काम कर सकते हैं, अनलॉफुल नहीं। जुआ नहीं खेल सकते सरेआम, या स्मगलिंग नहीं कर सकते। इन चीजों के ऊपर रोक लगाई गई है फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल 19 के 6 पार्ट्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको ग्रुप्स ऑफ 6 राइट भी कहा जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 के अंदर कहा गया है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस,
यानी किसी भी पर्सन को बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ एक पर्सन को एक जैसे जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यह जो है आर्टिकल 20 कहता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर। आर्टिकल 21 के 2 पार्ट हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब यह है कि हर आदमी को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और हर आदमी को, अब इसमें राइट टू प्राइवेसी भी है जुड़ा हुआ एक तरीके से, कि किसी भी पर्सन से जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता या उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। हर आदमी को पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी का मीन्स क्या है फ्रेंड्स? कि हर आदमी अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, घर बसा सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, अपने कल्चर का प्रचार कर सकता है, अपने तौर तरीकों से जिंदगी जी सकता है, अपने मर्जी के कपड़े पहन सकता है, अपनी मर्जी की मूवी देख सकता है। तो ये सभी पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसी में दूसरा पार्ट जो है आर्टिकल 21(2) वो राइट टू बेसिक एजुकेशन है। 86th अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था फ्रेंड्स बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यह कहा गया कि 6 to 14 ईयर के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को बेसिक एजुकेशन देना जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट कोशिश करे कि 6 to 14 ईयर के 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 21 हमें कहता है। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। बिना कारण बताए किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसे रीजन बताना होगा अथॉरिटी को। जिस भी अथॉरिटी ने उसे अरेस्ट किया है उन्हें उसका रीजन बताना होगा कि किस रीजन से अरेस्ट किया गया है और इंफॉर्मेशन देनी होगी अरेस्ट के लिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स के हमारे 2 पार्ट्स थे फ्रेंड आज के टॉपिक के, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ना केवल 11th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, 9th क्लास में भी ये टॉपिक है। और इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स, विद आर्टिकल्स यानी आर्टिकल के साथ। मैं समझता हूं आप लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, स्पेशली राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। अगर फिर भी किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें स्टूडेंट्स। मैं आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा, दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को बताऊंगा, ताकि ये पूरा टॉपिक जो है आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक बार और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि सुनना जो है बड़ा मुश्किल काम है, बार बार कहता हूं मैं। बोलना बड़ा आसान काम है क्योंकि बोलने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी बोलते जाए, लेकिन सुनना जो है बड़ा मुश्किल काम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।